कर लो यकीन बदल सकते हो तुम अपने किस्मत के लकीरों को। कर लो यकीन बदल सकते हो तुम अपने किस्मत के लकीरों को। कमर कस लो जितोड़ मेहनत करने को। कमर कस लो जितोड़ मेहनत करने को, क्योंकि बदलना है तुम्हें अपनी तकदीरों को। क्योंकि बदलना है तुम्हें अपनी तकदीरों को। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हमने किया था आप सभी से वादा कि देंगे आपको सबसे ज्यादा, जय प्रक्रम का तीसरा टॉपिक परिसंचरण तंत्र हमने 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चलेगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड 50-50 एमसीक्यू सीरीज आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। और आज एमसीक्यू का सीरीज है जिसमें हम परिसंचरण तंत्र पर आधारित 50 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारा एक चैप्टर है जीव विज्ञान का जय प्रक्रम, उसमें 4 टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसमें से हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। और अब इससे अगले वाले वीडियो में हम चौथा टॉपिक को कवर करेंगे और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू लगाएंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 टॉपिक में 50-50 एमसीक्यू, यानी कि टोटल जो है वो 200 एमसीक्यू हमने करवाने हैं। तो मुझे लगता है कि और इस चैप्टर से रिलेटेड किसी तरह का डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप सभी एमसीक्यू सीरीज को प्रॉपरली कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और एमसीक्यू जो है अलग से आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एमसीक्यू सीरीज की। तो चलिए बच्चों, करते हैं हम पहले क्वेश्चन से शुभारंभ। बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको याद होगा बच्चों कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये परिवहन या परिसंचरण कहलाता था। तो इसमें देखिए क्या होता है, पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। परिसंचरण तंत्र मतलब ये उस प्रकार के तंत्र हैं जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक माध्यम का काम करते हैं। तो उन्हीं सब तंत्र को मिला करके हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। यानी जो सम्मिलित रूप से वे सभी अंग जो सम्मिलित रूप से पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं या कार्य करने में भाग लेते हैं। तो उन सभी सम्मिलित अंगों को परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमने मानव हृदय के संरचना एवं मानव हृदय के कार्य प्रणाली के बारे में वीडियो में बढ़िया से समझा था, लेकिन एक बार और देख लीजिए। मानव हृदय जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। मानव हृदय कितने चैम्बर में बटा हुआ रहता है? 4 चैम्बर में। ऊपर 2 चैम्बर होता है और नीचे 2 चैम्बर होता है, और इस प्रकार कुल 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले चेंबर को हम आलिंद कहते हैं। ऊपर वाले चेंबर को आलिंद, जिसमें बायां और ये दायां आलिंद कहलाएगा। उसी प्रकार नीचे वाले भाग को हम निलय कहते हैं। इसी प्रकार ये दायां निलय और बायां निलय के नाम से जाना जाएगा। तो फाइनली जो है हम देख सकते हैं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और सिर्फ मानव हृदय में ही नहीं, बल्कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनपायी होते हैं, या जितने भी पक्षी वर्ग होते हैं, उन सभी में हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। और भी जीवों की अगर हम बात करें सरीसृपों की सरीसृपों या फिर उभयचर की,
तो इनमें हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। वहीं पक्षी वर्ग जो होते हैं उनमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मछली जो होती है, मछली वर्ग, मत्स्य वर्ग, मछली वर्ग में दो दो कोष्ठक पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां हैं उनमें अलग अलग हृदय की कोष्ठक पाई जाती है। मानव में हृदय में 4 कोष्ठक पाई जाती है और पक्षी वर्ग में भी 4 कोष्ठक पाई जाती है। सरीसृपों में और उभयचर में 3 पाई जाती है। सरीसृपों में अगर हम बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ में 4 पाई जाती है। बाकी लगभग जितने भी सरीसृप हैं उनमें लगभग 3 कोष्ठक पाए जाते हैं हृदय में। बाकी जो पक्षी वर्ग है उसमें 4 और मछली वर्ग जो है यानी मत्स्य वर्ग, इनमें 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव हृदय जो है इसमें कितने कक्ष या कोष्ठक पाए जाते हैं या कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। 2 आलिंद होता है ऊपर में और 2 निलय होता है नीचे में, तो 2 4 चैम्बर हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त ग्रहण करता है? हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त ग्रहण करता है? तो अगर हम हृदय की आंतरिक संरचना देखें, अगर हम हृदय की आंतरिक संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। 4 चेंबर, ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला निलय। ऊपर वाला में खून आता है और नीचे वाला से भेज दिया जाता है। तो यहां पर प्रश्न क्या बनता है कि हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त ग्रहण करता है, मतलब कौन से कक्ष में ऑक्सीजन वाला रक्त आता है? तो जो हमारा बायां अलिंद होता है, बायां अलिंद, बायां अलिंद, इसमें फुफ्फुस शिरा की मदद से, फुफ्फुस शिरा की मदद से फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त लाई जाती है। किस नलिका से? तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां लाई जाती है? तो बाएं अलिंद में लाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। यानी कि हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त ग्रहण करता है? तो ये इसका सही आंसर जो है बायां अलिंद हो जाएगा। ठीक है, और किस किस रक्त वाहिनी की मदद से ग्रहण करता है? तो उस रक्त वाहिनी का नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। क्या? फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से ये जो है बाएं अलिंद में क्या होता है? रक्त को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहां? बाएं अलिंद में ग्रहण करता है। और फिर ये रक्त बाएं निलय में आता है और यहां से संकुचित करके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ऑक्सीजन वाले रक्त को बाएं निलय से क्या किया जाता है? पूरे शरीर में पंप करके भेज दिया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है क्या कहलाती है? अच्छा देखिए, जो रक्त वाहिनियां हैं उसका नामकरण हृदय में रक्त लाने और ले जाने के क्रम में किया गया है। वैसे आमतौर पर हम फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी को अपवाद मानते हैं। जैसे धमनियों में जो है शुद्ध रक्त का संचार होता है और जो शिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रक्त का संचार होता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का संचार होता है। वहीं अगर फुफ्फुस शिरा की बात की जाए तो उसमें शुद्ध रक्त का संचार होता है। तो हम कहते हैं कि वो अपवाद हो जाता है। पर वास्तव में जो रक्त वाहिनियों का नामकरण किया गया है
वो रक्त लाने और ले जाने के माध्यम के आधार पर, माने हृदय के अंदर रक्त लाने और हृदय से बाहर रक्त ले जाने के आधार पर किया गया है। चलिए उसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। तो अगर ये हृदय है, अगर ये हृदय है, इसमें 4 चैम्बर हैं, तो इसमें 2 काम होगा, रक्त लाई जाएगी और रक्त भेजी जाएगी। क्या होगा? रक्त लाई जाएगी और रक्त भेजी जाएगी। तो जो भी रक्त वाहिनियां हृदय के अंदर रक्त लेकर के आएगी, क्या करेगी? रक्त लेकर के आएगी। जो भी रक्त वाहिनियां हृदय के अंदर रक्त लेकर के आएगी उसे हम शिरा के नाम से जानेंगे। किस नाम से? शिरा के नाम से। यानी हृदय के अंदर जो भी रक्त लेकर के आएगी उसे हम शिरा के नाम से जानेंगे। तो हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर के आए हृदय के अंदर, तभी उसे हम शिरा के नाम से जानेंगे। ठीक है? या फिर फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर के आए, फेफड़े से क्या? शुद्ध रक्त लेकर के आए, तो इसे हम फुफ्फुस शिरा के नाम से जानेंगे। यानी ये भी शिरा के नाम से ही जाना जाएगा, फुफ्फुस शिरा। तो जो भी रक्त वाहिनियां हृदय के अंदर रक्त लेकर के आने वाली है, हृदय के अंदर रक्त लेके आने वाली है, उन रक्त वाहिनियों को हम शिरा कहते हैं। और ये चूंकि फेफड़े से जुड़ा हुआ शिरा होता है, शुद्ध रक्त को लेकर के आता है कहां? हृदय के अंदर। शुद्ध रक्त को फेफड़े से लेकर के आता है कहां? हृदय के अंदर। तो क्योंकि ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ शिरा है तो इसीलिए इसे फुफ्फुस शिरा के नाम से जाना जाता है। बाकी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी रक्त वाहिकाएं हृदय के अंदर रक्त लेकर के आएगी, हृदय के अंदर लेकर आएगी, तो उसे हम शिरा के नाम से जानेंगे। और जो भी रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त को बाहर लेकर के जाएगी, बाहर लेकर के जाएगी, तो उसे हम धमनी का नाम देंगे। तो रक्त तो बाहर शुद्ध ही जाएगा और एक तरफ से अशुद्ध जाएगा। तो शुद्ध जो रक्त है वो बाय निलय से, बाया निलय से, निलय से पूरे शरीर में भेजा जाएगा। यानी रक्त को निकाल रहा है, हृदय से निकाल रहा है। तो जो भी वाहिनियां हृदय से रक्त को बाहर की ओर ले जाती है उसे हम धमनी के नाम से जानते हैं। तो एक तो बाएं तरफ वाला जो शुद्ध रक्त को ले जाएगा इसे हम धमनी के नाम से जानेंगे, और दूसरा अशुद्ध रक्त को जो फेफड़ों तक लेकर के जाएगा इसे फुफ्फुस धमनी के नाम से जानेंगे, फुफ्फुस धमनी के नाम से जानेंगे। यानी कि बात समझ में आ गई होगी कि जो रक्त वाहिकाएं हैं उसका नामकरण हृदय में रक्त लाने और हृदय से बाहर ले जाने के आधार पर दिया गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितना भी रक्त वाहिनियां हृदय के अंदर रक्त लेकर के आएगी वो शिरा कहलाएगी। तो जो शरीर से लेकर के आएगा वो कहलाएगा शिरा, और जो फेफड़े से लेकर के आएगा वो कहलाएगा फुफ्फुस शिरा, क्योंकि फेफड़े को हम फुफ्फुस शब्द से भी संबोधित करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर फेफड़े से जुड़ा हुआ वो नलिका है तो उसके आगे फुफ्फुस लगाकर उस नलिका का नाम रखेंगे। तो जो भी रक्त लाने वाली रक्त वाहिनियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शिरा। तो क्योंकि फेफड़ा से ला रही है तो उसे हम बोलेंगे फुफ्फुस शिरा। और जो शरीर से बहुत सारी शिराएं रक्त लेकर के आती है और वो सभी एक मोटे मोटे शिरा में क्या होती है? कनेक्ट हो जाती है, जिसे हम महाशिरा के नाम से जानते हैं। तो एक सुपीरियर महाशिरा होता है और एक निम्न महाशिरा होता है। तो एक शरीर के नीचे से लेकर के आता है खून और एक शरीर के ऊपरी भाग से लेकर के खून आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हृदय के अंदर रक्त लाने वाली वाहिकाएं हैं उसे हम शिरा के नाम से जानते हैं, और जो भी हृदय से बाहर निकालने वाली वाहिकाएं हैं, यानी कि हृदय से रक्त को बाहर निकालने वाली वाहिकाएं हैं, उसे हम धमनी के नाम से जानते हैं। तो जो शुद्ध रक्त को लेकर के पूरे शरीर में जाएगा उसे हम धमनी कहेंगे, क्योंकि हृदय से जो मोटी धमनी निकलती है
वो आगे जाकर के कई भागों में बढ़ जाती है, कई पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। तो सबसे मोटी जो शाखा होती है वो हृदय के अंदर यही होती है, तो इसलिए यह महाधमनी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो महाधमनी के नाम से जाना जाता है। और आगे जाकर के ये बहुत सारे धमनियों में क्या होता है? बढ़ जाता है। उसी तरह से जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक लेकर के जाने वाली वाहिका है, इसे हम फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब बात ये समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि मानव रक्त का मुख्य घटक कौन है? देखिए, मानव रक्त जो है इसका मुख्य दो घटक है, जिसमें मानव रक्त के दो घटक हैं। कौन कौन? तो पहला जो होगा ठोस घटक होगा और दूसरा जो होगा तरल घटक होगा। ठोस घटक में क्या है? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा। और तरल भाग में क्या होगा? प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा जो है वो रक्त का 55% पाया जाता है, जबकि ठोस घटक जो है, ठोस घटक ये कुल मिलाकर के 45% पाए जाते हैं। तो यहां ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स ये भी रक्त के घटक हैं, प्लाज्मा प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी ये भी रक्त के घटक है। श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कोशिका आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, और ये रहा प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो देखा जाए तो ये सभी के सभी रक्त के घटक हैं। ठीक, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, छठा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा, ये बताइए, हमने बताया था कि जो लाल रक्त कोशिका होता है उसकी रंग लाल क्यों होती है? तो इसमें एक ना खास प्रकार का प्रोटीन घटक पाया जाता है, एक खास तरह का पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। कौन सा? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है वो लाल होता है। तो यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछता है कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मिल जाता है और ये कोशिकाओं तक ले जाया जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन इसमें घुला हुआ रहता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुला हुआ रहेगा तो उस हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का जो काम है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो काम है, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो, डब्ल्यूबीसी इसे हम शरीर का रक्षा करने वाला सैनिक भी कहते हैं। तो ये करता क्या है कि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। बाहर से आने वाले रोगाणु जो हैं उसे ये खत्म करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है, यानी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। तो पूछ क्या रहा है? श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो रोग प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, बीमारियों से क्या प्रतिरक्षा करता है? ज्यादातर हमारे अंदर होने वाली बीमारियां जो है वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? वो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में विभिन्न माध्यमों से प्रवेश करते हैं, या तो वो हवा के माध्यम से प्रवेश करेंगे, या फिर पानी के माध्यम से प्रवेश करेंगे, या फिर भोजन के माध्यम से प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, उनकी जबरदस्त खातिरदारी के लिए डब्ल्यूबीसी जो है वो इंतजार में आंखें बिछाए रहता है। और जैसे ही ये हानिकारक रोगाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो उसकी खूब ढिसुम ढिसुम कुटाई होती है और फिर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना
कि WBC की मात्रा अगर बढ़ जाए शरीर में तो फिर ये उल्टा ही हमारे कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। तो वही बात है कि जब लड़ने के लिए कोई नहीं मिलता है तो घर में ही लोग लड़ने लगते हैं आपस में ही। तो वैसे ही क्या होता है WBC के साथ भी होता है कि WBC की संख्या बढ़ गई ज्यादा शरीर में, तो अब उसको जो है लड़ने के लिए कोई चाहिए, तो लड़ने के लिए कोई मिल नहीं रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने घर के सदस्यों से ही लड़ना शुरू कर देगा। यानी अपने घर के सदस्यों की अगर हम बात करें तो बाकी की जो कोशिकाएं हैं उसको भी ये मारना शुरू कर देता है। और इस बीमारी को हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। यानी कि जब WBC की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो वो एक तरह का कैंसर होता है जिसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। WBC का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। तो जब वो वाला भाग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस बीमारी को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ये एक तरह का कैंसर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के कोशिकाओं को ही नष्ट करना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार जो है एक खतरनाक बीमारी कैंसर यानी ल्यूकेमिया जो है वो देखने को मिलता है। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि श्वेत रक्त कोशिका जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है, तो शरीर को प्रतिरक्षा जो है प्रदान करता है, बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह हमारे लिए ही काल बन जाता है, अपने घर के सदस्यों की ही कुटाई करने लगता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो रक्त का जो घटक होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त के थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है। तो ये बात याद रखिएगा, प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र किसके कारण होता है? मानव में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है वो मानव में 4 हृदय कोष्ठक के कारण होता है। जो मानव का हृदय है वो 4 कक्षीय है, यानी कि 4 कोष्ठक, 4 चेंबर पाए जाते हैं और इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। एक बार क्या होता है, एक बार फेफड़े में खून भेजा जाता है, फिर फेफड़े से खून रिसीव किया जाता है, फिर उसी तरह से एक बार शरीर में खून भेजा जाता है, फिर शरीर से खून रिसीव किया जाता है। तो ये 2 बार काम करता है। मानव में दोहरा परिसंचरण किसके कारण होता है? तो 4 कक्षीय हृदय के कारण होता है। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय है, इसीलिए क्या करता है कि एक कक्ष, 4 कक्षीय हृदय के कारण ही हम देखते हैं कि हृदय में दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है। ये 4 कोष्ठक, इसमें खून आएगा फिर इससे भेज दिया जाएगा, इसमें खून आएगा फिर इससे भेज दिया जाएगा। ठीक, तो जो बायां में आएगा शुद्ध रक्त आएगा, शुद्ध रक्त को कहां भेजा जाएगा? सॉरी, इधर दायां साइड है, दायां में अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजा जाएगा और इधर बायां साइड शुद्ध रक्त आएगा और इसको पूरे शरीर में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खून को 2 बार परिसंचरण से गुजरना पड़ता है। मतलब एक बार फेफड़े में भेजा जाता है, फिर फेफड़े से रिसीव किया जाता है और एक बार शरीर में भेजा जाता है, फिर शरीर से रिसीव किया जाता है। तो ये ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाता है? ये हो पाता है हृदय के 4 कक्षीय या 4 कोष्ठकीय होने के वजह से। यानी कि हमारे हृदय में अगर 4 चैम्बर नहीं होते तो फिर दोहरा परिसंचरण नहीं लगता है। जैसे मछलियों में क्या होता है, 2 ही कोष्ठक होते हैं, तो 2 ही कोष्ठक होते हैं, इसका मतलब एगो आएगा एगो जाते रहेगा, आएगा एगो जाते रहेगा। अलग से फेफड़े में भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में ही खून जो है वो उनके गलफड़ों से होकर के गुजरता है और गलफड़े जो है पानी में जो ऑक्सीजन मिलता है उसको छान करके रक्त में मिलाने का काम कर देती है। तो दोबारा जो है उसको इधर लौट करके आना नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि पहले अशुद्ध रक्त जो है वो आएगा,
फिर उसको फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए भेजा जाएगा, फिर फेफड़ा से शुद्ध होकर के आएगा, फिर उसको शरीर में भेजा जाएगा। इस प्रकार 2 बार रक्त को हृदय से होकर के गुजरना पड़ता है। और हमने बताया था कि इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। यानी कि शरीर में रक्त को एक बार परिसंचरण पूरा करने के लिए हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, रक्त परिसंचरण या दोहरा परिसंचरण हमने इसको बोला था। क्या बोला था हमने, दोहरा परिसंचरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त कहां जाता है। फुफ्फुस का मतलब हमने क्या बताया था कि फुफ्फुस जो है वो फेफड़ा से संबंधित शब्द है। फुफ्फुस यानी फेफड़ा, फेफड़े। तो जाहिर सी बात है कि जो भी फुफ्फुसीय रक्त वाहिकाएं हैं वो उनका संबंध किसके साथ है, फेफड़े के साथ। यहाँ क्या पूछता है, पूछता है कि फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त कहाँ जाता है। तो रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। फुफ्फुसीय परिसंचरण में कहाँ जाएगा, हृदय से फेफड़े में जाएगा, फिर फेफड़े से हृदय में आएगा, हृदय से फिर पूरे शरीर में जाएगा, शरीर से फिर हृदय में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये काम 2 बार होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती है। धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती है, क्योंकि धमनियों में क्या होता है कि शुद्ध रक्त का संचार होता है। धमनियों में जो रक्त जाता है बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है, यानी कि पूरे शरीर में ऊपर से लेकर के नीचे तक तेजी से भेजना होता है कोशिकाओं को, शुद्ध रक्त को। तो उसमें हाई प्रेशर जो है होता है। जब रक्त को संकुचित करके हृदय भेजता है शरीर में, तो उस समय शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती है उसमें प्रेशर हाई होती है, और उस हाई प्रेशर को झेलने के लिए जरूरी है कि उस रक्त वाहिका की दीवारें मोटी हो, नहीं तो उतना प्रेशर वो झेल नहीं पाएगा, रक्त वाहिकाएं अंदर ही फट जाएगी, ब्लड वेसल्स क्या होगा, अंदर ही फट जाएगी, और खून का स्राव जो है वो अंदर ही अंदर, इंटरनल जो ब्लडिंग बोलते हैं वो चीजें जो है होने लगेगी, और फिर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए जो है धमनियों की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि इसको उच्च दाब पर पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को भेजना होता है। इसी वजह से धमनी जो होता है इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उच्च दबाव सहन करने के लिए। ठीक, उच्च दबाव सहन करने के लिए क्या होता है कि धमनियों की दीवारें जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिराओं में क्या पाया जाता है। शिराओं में पाया जाता है भाल्व। क्या पाया जाता है, भाल्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, ताकि शिराओं से रक्त वापस ना लौट सके। ये देखिए, ये अगर धमनी है और ये अगर शिरा है, धमनी और शिरा, धमनी में किसी प्रकार का भाल्व नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता, इसके पीछे का रीजन यह है कि धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है बहुत उच्च दाब पर होता है। तो अगर इसमें भाल्व रहेगा, तो ये क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा, और रुकावट पैदा करेगा तो फिर उसका भार जो है, उसका दबाव कहां पड़ेगा, हृदय को पंप करने में पड़ेगा। इस वजह से जो है इसमें किसी प्रकार का भाल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाई प्रेशर है। तो ये रक्त का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में होते रहता है। लेकिन जब रक्त का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा उपापचय में कर लिया जाता है, तो वहां से रक्त जो है वो केशिकाओं से होते हुए ये जुड़ जाते हैं, कहां, ये जुड़ जाते हैं शिरा से, और यहां पर इनकी रक्त की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है। अब इधर से रक्त जो है प्रेशर से इसमें चलता है, तेज दबाव के साथ चलेगा, और ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को रक्त जो है वो क्या करेगा, बांट देगा, रक्त के साथ ऑक्सीजन जो है वो बांट देगा। फिर ये पतली पतली केशिकाओं से जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेगा, ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उठा लेगा, और फिर ये पतली पतली केशिकाओं से होते हुए, इसको हम बोलते हैं क्या, केशिका।
केशिका होता क्या है, तो धमनी और शिरा पतली पतली नलिकाओं के माध्यम से जुड़ी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं केशिका। तो देखिए, धमनी से जो रक्त आया, कोशिकाओं के द्वारा उपापचय में ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उठा लिया गया। ठीक, उसके बाद केशिकाओं से होते हुए ये कहां पहुंचेंगे, शिराओं में पहुंचेंगे। तो शिरा में पहुंचते पहुंचते इसका, अच्छा देखिए, शिरा में पहुंचते पहुंचते इसका दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो दबाव जब कम रहेगा तो वापस लौटने का डर रहेगा, खून क्या होगा, आगे जाएगा, वापस भी लौट सकता है। तो इसीलिए इसमें भाल्व पाया जाता है, इसमें इस तरह से भाल्व पाया जाता है कि खून आगे तो बढ़ जाएगा पर पीछे नहीं लौट पाएगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो शिराएं हैं, शिराओं में भाल्व पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां आते आते प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो उस कम प्रेशर की वजह से हो सकता है रक्त वापस लौट जाए, और ऐसे में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रक्त को लगातार कहां भेजना है, फेफड़े में भेजना है शुद्ध होने के लिए, तभी तो फिर से ऑक्सीजन वाला आएगा। तो सोचिए कि अगर रक्त इधर ही रुका रह जाएगा तो फिर ये भी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए देखते हैं हम कि शिरा में क्या, शिरा में भाल्व पाए जाते हैं, भाल्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, कपाट, कपाट, या फिर इसी को हम भाल्व, भाल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो शिराओं में क्या पाया जाता है, तो शिराओं में भाल्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, ये भी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न, केशिकाएं मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो जो काम धमनी और शिराओं का है वही केशिकाओं का भी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा कि धमनी और शिरा को जोड़ने वाली जो पतली पतली नालिकाएं होती है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम केशिका कहते हैं। ठीक है, तो जो काम धमनी और शिरा का होगा वही काम केशिका का होगा। तो यानी कि पदार्थों का आदान प्रदान करना इसका काम है। ठीक, मतलब धमनी और शिरा का काम क्या है, रक्त को प्रवाहित करते हुए पदार्थों का आदान प्रदान करना। तो वही ठीक काम क्या हो जाएगा, केशिकाओं का भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या कहता है अगला प्रश्न, हृदय की बाहरी, अच्छा इधर वाला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्या है प्रश्न, हाँ, लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। लसिका तंत्र, लिम्फ वाहिनी हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, लिम्फ वाहिनी में हमने देखा था कि लसिका जो है वो ऊतकों से द्रव को एकत्र करता है। क्या करता है, ऊतकों से द्रव को एकत्र करता है, सिर्फ द्रव को ही एकत्र करता है। ऊतक से जो जो भी अतिरिक्त पोषक पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, ये उसी को अपने अंदर संचारित करता है। ठीक है, तो लिम्फ वाहिनी जो है, ऊतकों में जो अतिरिक्त द्रव्यों का निर्माण हो जाता है, एक्स्ट्रा जो द्रव जो है बन जाते हैं, और उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं उन सभी पोषक तत्वों को अपने अंदर से होकर के प्रवाहित करवाता है। ठीक है, तो लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, ऊतकों से द्रव को एकत्र करना। जो अतिरिक्त द्रव का निर्माण होता है उस अतिरिक्त द्रव को लिम्फ वाहिनी ही क्या करता है, ऑब्जर्व करके और उसको प्रवाहित करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों में जल का परिवहन, देखिए पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। तो ज से जल, ज से जाइलम हमने बताया था क्या, कि पौधों में जल और खनिज लवण का, क्योंकि जल में क्या होते हैं, खनिज लवण घुले होते हैं, खनिज लवण। पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन जो है, परिवहन कौन करता है, तो ये करता है जाइलम, जाइलम ऊतक। कौन करता है, जाइलम ऊतक। यानी कि जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, जाइलम ऊतक करता है। ठीक है, चलिए ज से जल, ज से जाइलम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। तो फ्लोएम करता है।
फ्लोएम ऊतक क्या करता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को सभी दिशाओं में, पेड़ के जड़ों तक, पेड़ के शीर्ष भाग तक, पेड़ के शाखाओं तक, मतलब हर डायरेक्शन में ये पहुंचाने का काम करता है। अगर पेड़ की कुछ आकृति इस प्रकार से है, इधर शाखाएं निकली हुई है, इधर निकली हुई है, इधर निकली हुई है, हो सकता है इधर भी निकले हो, इधर भी, इधर भी, तो इसमें जो पत्तियां है, इसमें जो पत्तियां है, इन पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा, इन पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा, उस बने हुए भोजन को पूरे पौधों में भेजना होता है। तो देखिएगा कि इस पत्ते का भोजन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हो सकता है नीचे भी आए। तो इसका जो गति होता है, यानी कि जो फ्लोएम उत्तक होता है, फ्लोएम उत्तक में जो पदार्थों की गति होती है वो चारों तरफ हो सकती है। ऐसे दोनों तरफ दिया हुआ रहता है, पर मान लीजिए कि चारों तरफ हो सकती है। ठीक है, तो क्या बोलता है यहां पर कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के जड़ों से लेकर, पौधों के जड़ों से लेकर और पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें जो फ्लोएम उत्तक है, फ्लोएम उत्तक में जो पोषक तत्व हैं या जो भोजन है उसका प्रवाह का गति नीचे ऊपर हो सकता है ना, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि फ्लोएम जो है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादपों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम में 4 तरह की कोशिकाएं होती है, जिसमें ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, ट्रैकिड्स होगा, वाहिकाएं होगा, वाहिकाएं और जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर या जाइलम तंतु। ये तीनों के तीनों मृत कोशिका होती है, ये तीनों के तीनों मृत कोशिका होती है। और एक जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलेन, जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है वो जीवित कोशिका होता है। ठीक है, तो ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम फाइबर ये होती है मृत कोशिका, और जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है वो जीवित कोशिका होता है। तो यहां पर पूछा क्या है कि जाइलम में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मृत होती है? तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से वाहिनियां हो जाएगा। चालनी नालिका तो जाइलम का कोशिका है ही नहीं, ये तो फ्लोएम का है। सह कोशिकाएं भी फ्लोएम का है। मृदुतक कोशिका, मृदुतक कोशिका जो है ये भी, ये क्या होता है? इसका हिंदी है, पैरेनकाइमा का हिंदी होता है मृदुतक, मृदुतक कोशिका। तो ये तो जीवित है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका जो सही आंसर होगा वो वाहिनियां होगा। ट्रैकिड्स, वाहिनियां और जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, वाहिनियां और जाइलम फाइबर ये मृत कोशिका होते हैं जाइलम उत्तक में। ठीक है, और एक जीवित कोशिका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम पैरेनकाइमा या फिर जाइलम मृदुतक, तो ये होता है जीवित। ठीक, चलिए अगला कोशिका, सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती है? फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती है? फ्लोएम में चालनी नालिका जीवित कोशिका होता है। इसके अलावा सखी कोशिका होता है, सखी कोशिका। इसके अलावा होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? जीवित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? चालनी नालिका, एक चालनी नालिका भी होता है, चालनी नालिका भी जीवित ही होता है।
चालनी नालिका क्या होता है? जीवित कोशिका होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, चालनी नालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इस पर हमने डिस्कस कर लिया है कि हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट्स पाया जाता है जो कि लाल रक्त कणिका का घटक होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो हृदय के गति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग जो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, 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 मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? ये श्वसन को भी नियंत्रित करता है, श्वसन को नियंत्रित करता है, और इसके अलावा हृदय हृदय के गति दर को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं पेस मेकर जो है, पेस मेकर, पेस मेकर एक कृत्रिम रूप से हृदय नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है। कृत्रिम रूप से क्या करता है? हृदय को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। जब हृदय की गति काफी धीमी हो जाती है तो पेस मेकर लगाए जाते हैं। पेस मेकर का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है हृदय को देता है। हृदय के ठीक बगल में ही चेस्ट में इंप्लांट किया जाता है उसको। ये हो गया, यहां पर पेस मेकर लगा करके, और इससे एक तार जो है यहां पर हृदय के अंदर लगा दी जाती है, और पेस मेकर समय समय पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो देते रहता है हृदय को, जिसके कारण हृदय का जो गति है वो सामान्य बना रहता है। मतलब सामान्य से अगर कम हृदय का धड़कने का दर जो है वो कम है, और लगातार ऐसा ही बहुत लंबे समय से अगर स्थिति बना हुआ है, तो बहुत तरह की समस्याएं जो है वो शरीर में उत्पन्न होती है। और उन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए पेस मेकर नाम का एक यंत्र लगाया जाता है, और इससे इसके तार जो है वो हृदय के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये समय समय पर क्या करता है कि हृदय को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते रहता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते रहता है, और हृदय जो है वो ठीक ठाक जो है वो धड़कते रहता है, एक सामान्य दर पर धड़कते रहता है। तो पेस मेकर जो है वो कृत्रिम रूप से हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, जबकि मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो प्राकृतिक रूप से, मतलब हृदय का क्या करती है? दर, धड़कन के दर को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप को मापने का यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तदाब, रक्तदाब मापी यंत्र, क्या कहते हैं? रक्तदाब मापी यंत्र। और अंग्रेजी में इसी का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और रक्त को हम किस प्रकार से मापते हैं? तो रक्त को मापने का जो पैरामीटर होता है वो दो पैमाना होता है। इसका दो पैमाना, 120 mm और दूसरा होता है 80 mm, 80 mm HG, HG। ये क्या होता है? एक बार हृदय जो है वो सिकुड़ता है, जोर से सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है तो रक्त को हाई प्रेशर के साथ पूरे शरीर में भेजता है। तो वहां का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी संकुचन। जब संकुचन होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और उसी सिस्टोलिक प्रेशर को हम मापते हैं 120 mm पारे के दाब के बराबर। ठीक है, और जब वही जो रक्त है जो हृदय में लौटता है, वापस लौटता है, तो उसकी प्रेशर जो है वो क्या होती है? कम हो जाती है। तो उस लौटते हुए जो खून की प्रेशर है, यानी हृदय का जो शिथिलन होता है, यानी डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, हृदय जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल का मतलब जब फैलता है,
तो जब फैलेगा तो वो खून को खींचेगा, पूरे शरीर से वो खून को खींचेगा, तो उस समय प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और जब दबा करके खून को भेजेगा पूरे शरीर में, उस समय प्रेशर हाई रहता है। तो हृदय जो खून को दबा करके, हृदय संकुचित होता है, मतलब सिस्टोल होता है। सिस्टोल होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब डायस्टोल होता है, शिथिलन, यानी कि जब हृदय फूलता है तो वो पूरे शरीर से खून को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो जो खींचने का प्रेशर है वो कम रहता है, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो 80 mm आप पारे के दाब के बराबर का प्रेशर देख रहे हैं, ये है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। और ये जो आप देख रहे हैं 120 mm पारे के दाब के बराबर, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोल को हिंदी में कहते हैं संकुचन। सिस्टोल को हम हिंदी में संकुचन कहते हैं, और डायस्टोल को हम कहते हैं शिथिलन। क्या कहते हैं, शिथिलन। डायस्टोल को शिथिलन। तो ये दो तरह के प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है हृदय में, ठीक है। तो जो संकुचन करने के बाद का प्रेशर होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, वो उच्च होता है, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त को भेजना होता है बहुत जल्दी, तो इसलिए प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो उस प्रेशर का जो मान है वो कितना होता है, 120 mm पारे के दाब के बराबर। और जब वही रक्त जो है वापस लौटता है, हृदय की ओर आता है, तो वो प्रेशर कम हो जाता है, और वो कितना रह जाता है, 80 mm पारे के दाब के बराबर। तो समझ में आ गया होगा। तो रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, चलिए। स्टेथोस्कोप से हम हृदय के धड़कन को सुनते हैं। आपने देखा हो कि डॉक्टर जो है हमेशा गले में लगा करके चलते हैं स्टेथोस्कोप। कान में लगाने के लिए ऐसे होता है, इसमें इस तरह से, और एक जो पाइप है ऐसा भाग रहता है, और यहां पर गोल सा भाग रहता है। तो ये कान में लगा करके, और हृदय के आसपास ये वाला लगाकर स्टेथोस्कोप, और इसको लगा करके क्या किया जाता है, इसको लगा करके हृदय के धड़कन को सुना जाता है, मिलाया जाता है, गिना जाता है, ठीक है। तो ये स्टेथोस्कोप है। और स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है, ये कुछ इस प्रकार के देखे होंगे, डिब्बा जैसा वो खुलता है, डिब्बा जैसा खुलता है इस तरह से, और इसी में पैरामीटर बने हुए रहते हैं। इसमें इसमें प्रेशर जो है वो बताता है। यहां से एक पाइप निकला हुआ रहता है, और यहां एक पट्टी रहेगा, इसी को बांह में ज्यादातर बांह में ही उस पट्टी को बांध दिया जाता है, और एक एयर प्रेशर को देने वाला पाइप रहता है, उससे प्रेशर दे करके इसको टाइट कर दिया जाता है, इस पट्टी को टाइट कर दिया जाता है, ताकि ये धमनी और शिराओं से अच्छी तरह से अटैच हो जाए, उसका प्रेशर जो है वो माप पाए। तो इस प्रकार से देखते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर ये वाला है, और ये है स्टेथोस्कोप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है। मानव हृदय का औसत वजन जो होता है 250 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है। अगर हम देखें महिलाओं में, तो महिलाओं में 250 से 300 ग्राम, और पुरुषों में हम देखें तो 250 से 350 ग्राम, यानी कि देखा जाए तो 250 से 350 ग्राम औसतन भार होता है हृदय का। ठीक है, जो मानव हृदय है उसका भार कितना होता है, 250 से लेकर 350 ग्राम तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है। तो हमने बताया था कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब अटैच हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से उसे जानते हैं, और इसी रूप में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका परिवहन होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। किस रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। बाइकार्बोनेट आयन। तो जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है तो बाई
कार्बोनेट आयन के रूप में वो परिवहन होता है उसका। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से वो जाना जाता है। तो समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? पौधों में जल का परिवहन जो है वो हमेशा ऊपर की ओर ही होता है। जड़ें होंगी नीचे, और जड़ों से पानी कहां जाएगा? जाइलम में जाएगा, और जाइलम जो है पौधों के पत्तियों तक उस पानी को क्या करेगा? पहुंचाएगा। जाइलम द्वारा जड़ों से पत्तियों में पानी चला जाएगा। तो इसका जो गति होता है, जाइलम नालिका में जो जल या जो खनिज लवण जाते हैं, इसकी गति जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही रहता है। ठीक है। लेकिन फ्लोएम का गति हमने बताया था कि फ्लोएम का गति नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बगल भी हो सकता है, अगल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ज्यादा नीचे ऊपर करके देता है, पर चारों तरफ इसका गति होता है। फ्लोएम ऊतक में जो द्रव्यों की गति है वो चारों तरफ होती है। ठीक। और जो जाइलम है इसका गति हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, उसके द्वारा जल ऊपर की ओर खींच करके बढ़ते रहता है। ऊपर जाएगा, सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे की ओर नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 25 नंबर प्रश्न कहता है, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? तो हालांकि ऑप्शन सभी दिशाओं में देना चाहिए था, लेकिन यहां पर दो दिशा में है तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब ऊपर की ओर भी जा सकता है और नीचे की ओर भी आ सकता है। तो फ्लोएम नालिका में जो भोजन का जो गति होता है, भोजन का जो डायरेक्शन होता है, वो ऊपर नीचे अगल बगल हर तरफ होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। मानव रक्त में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो है एक क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 7.35 से लेकर के 7.45 तक का होता है। कितना याद रखिएगा? 3, 5, 4, 5, 7, 3, 5 और 7, 4, 5 याद रहेगा। 7, 3, 5 और 7, 4, 5 इस तरह से इसको याद रखना है। चलिए तो अब जो है हमारा आधा प्रश्न जो है वो हो चुका। अब आप लोग जो है पूरा ये वीडियो देखकर ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अलग से आपको ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो परिसंचरण तंत्र से ऑब्जेक्टिव अलग से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस चैप्टर की बात करें तो सब पूरा चैप्टर मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव बनते होंगे, और हमने क्या किया है कि एक एक टॉपिक से 50 ऑब्जेक्टिव बनाया है। इससे समझ रहे हैं आपका बेनिफिट क्या होगा कि कहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा, चाहे वो परिभाषा वाला क्वेश्चन हो या फिर किसी और तरह का क्वेश्चन हो। अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन है, लघुत्तरीय का जो क्वेश्चन है, वो भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना देर तक आप धैर्य बनाकर हमारे साथ बने रहे तो इतना ही समय और लगेगा या इससे कम भी लगेगा। ऐसा होता है कि हम शुरुआत में बहुत डीपली जो है डिस्कशन करवाते हैं और आगे चल करके उसी से रिलेटेड कुछ मिलता है तो वहां पर कम डिस्कशन करवाना पड़ता है। तो हो सकता है इसे कम ही समय लगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 27 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 27 नंबर प्रश्न? कहता है हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? हृदय का जो बाहरी परत होता है, हमने बताया था वहां, जब अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वहां से देख लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हम 4 चेंबर बनाते हैं, क्योंकि बार बार परफेक्ट चेंबर बनाने में जो है दिक्कत होता है। तो देखिए बाहर वाला जो हृदय का आवरण होता है इसे हम कहते हैं कार्डियक पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कार्डियम। इसको हिंदी में कहा जाता है हृदय आवरण, हृदयावरण, या फिर पेरिकार्डियम। ठीक है। और जो इसके मसल्स होते हैं
इसको बोलते हैं कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं हृदय पेशी। क्या कहते हैं? हृदय पेशी, कार्डियक मसल या हृदय पेशी। तो यहां पर पूछा है बाहर वाला आवरण, बाहर का जो कवर होता है, कवर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में CO2 का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है? ओहो, चलो चलो चलो, बहुत परेशान करते हैं कीड़े। एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है? वो फिल्म का डायलॉग है, अब आप याद कर लो क्या है। हृदय के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रक्त में CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है? हमने बताया था कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बनता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो बाइकार्बोनेट आयन का रूप ले लेता है। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? प्रवाहित होता है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट का आयन बनाएगा। ठीक है, और इसी रूप में शरीर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। किस रूप में? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। याद रहेगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में शरीर के अंदर क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो हमने बताया ज से जाइलम और ज से जल। क्या? ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों के माध्यम से जल को लेकर के और पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो जाइलम करेगा। कौन करेगा? जाइलम। ठीक, तो जाइलम का काम क्या होता है? जल और जल में घुले खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक, तो देखिए क्या बोलता है? जल और खनिज लवण का परिवहन। जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कहता है मानव में फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त होता है? अच्छा ये बताइए, हमने जब हृदय बनाया तो इसमें से हमने 4 पाइप निकाला। ठीक, 2 गो लाने वाला और 2 गो ले जाने वाला, इस तरह से। ठीक, तो जो भी लाने वाला था वो क्या कहलाया? सिरा। लाने वाला जो था वो क्या कहलाया? सिरा। तो जो शरीर से ला रहा था वो कहलाया महासिरा। जो शरीर से ला रहा था वो कहलाया महासिरा, और जो फेफड़े से लाएगा वो क्या कहलाएगा? फुफ्फुस सिरा। क्या कहलाएगा? फुफ्फुस सिरा। जो शरीर से लाएगा वो महासिरा, जो फेफड़े से लाएगा वो फुफ्फुस सिरा। यहां बोलता क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। अच्छा, तो जो हृदय से भेजेगा, भेजने वाला क्या कहलाता है? धमनी। तो कहां भेजेगा भाई? फेफड़ा में भेजेगा। जब हृदय से भेजेगा फेफड़ा में तो ये कहलाएगा धमनी। निकलने वाली क्या? धमनी होती है। तो कहां पर जाएगी? तो फुफ्फुस, फेफड़ा में जाएगी तो फुफ्फुस के नाम से जानी जाएगी, फुफ्फुस धमनी। तो फेफड़ा में भेजी जाने वाली रक्त जो है, और कौन सी? अशुद्ध रक्त, तो वो भेजी जाएगी फेफड़ा में तो कहलाएगा फुफ्फुस धमनी वो रास्ता। और इधर शरीर में जो भेजा जाएगा तो हृदय से बाहर जो खून निकालता है वो तो धमनी के नाम से ही जाना जाता है। तो शरीर में जो जाएगा वो कहलाएगा महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी कहलाएगा। तो यहां पूछा क्या है कि मानव में फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त रहता है? अच्छा देखिए, फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रहा है? रक्त को बाहर निकाल रहा है और कहां ले जा रहा है? फेफड़े तक। तो फेफड़े तक ले जाने का काम कर रहा है। तो फेफड़ा तक कौन सा रक्त जाएगा? अशुद्ध रक्त जाएगा, शुद्ध होने के लिए। ठीक है ना, फेफड़ा में ऑक्सीजन मिक्स करवाने जाएगा वो। ठीक, तो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजा जाता है, फिर जब वो शुद्ध होकर के आता है, ऑक्सीजन मिल करके आता है, तो फिर हृदय पूरे शरीर में उसको भेजता है। ठीक, तो अगर फेफड़ा में जा रहा है तो अशुद्ध रक्त ही जाएगा। क्यों जाएगा? शुद्ध होने के लिए जाएगा। अब शुद्ध ही है तो शुद्ध होने के लिए क्यों जाएगा? अब जिसमें ऑक्सीजन है उसमें और ऑक्सीजन मिलाने के लिए थोड़ी ना फेफड़ा में जाएगा।
जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको फेफड़ा में भेजा जाएगा ताकि वहां ऑक्सीजन मिला दी जाए उसमें। ठीक है, तो इसको किस तरह से याद रखना है, मानव में फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त होता है, तो फुफ्फुसीय धमनी में होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा, अशुद्ध रक्त। या ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है तो फिर उल्टा याद रख लीजिए, जिसके आगे फुफ्फुस लग गया उसमें उल्टा होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो शरीर में धमनियां होती है उसमें शुद्ध रक्त का क्या बोलते हैं, परिवहन होता है, और जो सिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो उसका उल्टा याद रख लीजिए। दिमाग अगर बिल्कुल नहीं चल रहा है, दिमाग आपका जवाब दे चुका है कि अब ये सब कंफ्यूजन जो है हमसे झेला नहीं जा रहा है, तो मोटे तौर पर बस याद रख लीजिए कि जिसमें फुफ्फुस लग जाता है उसमें उल्टा काम होगा, अपवाद हो जाएगा ये। मतलब फुफ्फुस धमनी, तो धमनी में तो नॉर्मली क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, पर जब फुफ्फुस लग गया तो फिर अशुद्ध रक्त। और जब सिरा होगा तो सिरा नॉर्मली क्या होता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है उसमें, लेकिन जब फुफ्फुस लग गया तो उल्टा हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा लग गया तो फिर उसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया कि फुफ्फुसीय धमनी में क्या होगा, फुफ्फुसीय लग गया ना, तो धमनी में तो शुद्ध चलता है पर फुफ्फुसीय लग गया इसलिए अशुद्ध रक्त होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अशुद्ध रक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला हुआ रक्त है वो, कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को ही बोलते हैं अशुद्ध रक्त और ऑक्सीजन वाले को शुद्ध रक्त। चलिए देखिए, लसिका में मुख्य रूप से क्या होता है, लसिका में क्या होता है, लसिका में होता है प्लाज्मा जैसा द्रव, हल्के पीले रंग का द्रव होता है लसिका में, हल्के पीले रंग का। लसिका में क्या होता है, हल्के पीले रंग का। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन विहीन कहते हैं इसको। तो जो लसिका है वो प्लाज्मा की तरह ही एक द्रव होता है, और लसिका क्या करता है, तो ये प्रतिरक्षा का काम करता है, संक्रमण से बचाता है। जैसे कहीं पे कट जाता है या घाव होता है तो देखिएगा लसी निकलने लगता है उससे, तो लसिका वही है। लसी क्यों निकलता है, ताकि बाहर के जीवाणु जो है डायरेक्ट घाव को संक्रमित ना कर दे। तो लसिका भी क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। कहीं कट जाए या कहीं घाव हो जाए तो वहां पर लसिका जो है वो एक अपना लेयर बना लेता है और संक्रमण से बचाता है घाव को। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम तो पता ही है, रक्त का ये थक्का जमाने का काम करता है। श्वेत रक्त का, श्वेत रक्त कोशिका भी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हृदय का कौन सा कक्ष रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, हृदय का कौन सा कक्ष, हृदय का कौन सा कक्ष, बाया कि दाया। अच्छा, शरीर में कौन सा रक्त भेजा जाएगा, पूरे शरीर में कौन सा रक्त भेजा जाएगा, शरीर में तो शुद्ध रक्त भेजा जाएगा। और बोलिए शुद्ध रक्त किधर होता है, शुद्ध रक्त किधर होता है, इसमें उल्टा है। ऐसे हम दाहिना को शुद्ध मानते हैं ना, पर हृदय में ऐसा नहीं है, हृदय में बाया वाला शुद्ध हो जाता है और दाहिना वाला अशुद्ध हो जाता है। तो ये भी एक अपवाद की तरह ही याद रखिएगा। जैसे हमने फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा के बारे में अपवाद के रूप में याद रखा, उसी तरह से इसमें भी बाया और दाया अपवाद के रूप में ही याद रखिएगा। इधर वाला जो होता है दाया भाग होता है, ठीक है, और दाया वाला में अशुद्ध काम होगा, उल्टा। ऐसे हमारे आम जिंदगी में क्या होता है कि दाया में सब शुद्ध काम, दाया से शुद्ध काम किया जाता है, पर हृदय जो है उसका उल्टा है। ये क्या करता है जो बाया है ना, बाया, यहां पर शुद्ध काम होता है, शुद्ध काम। तो बाया आलिंद में शुद्ध रक्त आएगा, अब बाया नीले से भेज दिया जाएगा पूरे शरीर में। ठीक, उसी तरह से पूरे शरीर से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त दाया आलिंद में आएगा और फिर ये फिर दाया नीले में आएगा और फिर दाया नीले से फेफड़े में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, क्या पूछा था, हृदय का कौन सा कक्ष रक्त को पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में भेजने का काम देखिए कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है बाया नीलय, बाया नीलय, बाया नीलय।
और इसीलिए इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर के साथ क्या भेजना होता है, कहाँ, पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में भेजेगा तो इसका दीवार क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तभी तो वो हाई प्रेशर से भेज पाएगा। आना तो ज्यादा प्रेशर लगाया तो पता चला कि ये पुच मनी पेंचर हो गया। अब पेंचर हो गया तो इधर से लीकेज हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जो बाया निलय होता है ना, इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को यही भेजता है, यही संकुचित होता है, यही सिस्टोल होगा। सिस्टोल होने के बाद खून जो है बहुत तेजी के साथ महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, बाया निलय। ऑप्शन नंबर डी जो है वो परफेक्ट आंसर होगा इसका। तो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त भेजने का काम कौन करता है, हृदय का कौन सा चेंबर, तो वो होता है बाया निलय। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला देखिए, रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है। ओहो, ये क्या है, मच्छर 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 मच्छर। देखिए, रक्त समूह का निर्धारण जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों से होता है। ठीक, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई रक्त जो है उसमें एंटीजन पाया जाएगा तो एंटीबॉडीज नहीं पाएगा, और कोई जो है जिसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा तो एंटीजन नहीं पाया जाएगा। और कुछ रक्त ऐसे भी है जिसमें ना तो एंटीबॉडीज पाया जाएगा ना ही एंटीजन पाया जाएगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जब रक्त पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल जो है इसमें पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि AB पॉजिटिव रक्त समूह को कौन सा रक्त समूह दान कर सकता है। AB पॉजिटिव को O नेगेटिव जो है ना, यूनिवर्सल डोनर है ये किसी को भी दे सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी को भी दे सकता है। ठीक है, AB पॉजिटिव रक्त समूह को कौन सा रक्त समूह दान कर सकता है, AB पॉजिटिव रक्त समूह को कौन सा रक्त समूह दान कर सकता है, माने इसको कौन सा दे सकता है। तो इसमें तो हमको लग रहा है सब दे देगा, ए पॉजिटिव दे सकता है, बी पॉजिटिव दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव भी दे सकता है, और ओ नेगेटिव भी दे सकता है। इसमें तो सब हो गया, इसमें ऑप्शन गड़बड़ है, ये सब के सब दे सकता है इसको। तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही है। ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही। तो ए बी पॉजिटिव जो है ना वो किसी से भी ले सकता है, ए प्लस से ले सकता है, बी प्लस से ले सकता है, और ए बी पॉजिटिव तो है ही, तो वो सेम वाला तो ले ही ले सकता है। और ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी दे सकता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। चलिए, तो इसका सही आंसर, इसका सब सही हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ नेगेटिव रक्त समूह को क्या कहते हैं। ओ नेगेटिव रक्त समूह को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव जो है वो किसको किसको दे सकता है, तो ओ पॉजिटिव वाला को भी दे सकता है, ए को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बी को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी को भी दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब किसी को भी दे सकता है। क्यों, इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जो ओ नेगेटिव होता है इसमें ना तो एंटीजन होता है और ना ही एंटीबॉडीज होता है, ना तो एंटीजन होता है ना ही एंटीबॉडी, दोनों में से कोई नहीं होता है। तो दोनों में से कोई नहीं होता तो आसानी से कोई भी ब्लड ग्रुप इसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है लड़ने के लिए, कुछ भी है ही नहीं, तो जिसमें जाएगा उसको आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी जितने भी रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उनमें या तो एंटीजन होगा या फिर एंटीबॉडी होगा, तो वो जैसे ही दूसरे में जाएंगे तो वो टकराने लगेंगे। पर इसमें ना तो एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडी है, तो इस वजह से कोई भी ब्लड ग्रुप इसे आसानी से क्या कर लेते हैं, आसानी से रिसीव कर लेते हैं। तो इसीलिए ओ नेगेटिव जो है इसको हम सार्वभौमिक दाता बोलते हैं, मतलब किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर।
कोई भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाई जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं भाई। संवहन ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? जाइलम और फ्लोयम। कौन कौन? जाइलम और फ्लोयम। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जाइलम में जल का परिवहन किसके कारण होता है? तो हमने बताया था कि ये, ओहो ये क्या हुआ, यहाँ जाइलम में जल का परिवहन होता है वाष्पोत्सर्जन के क्रिया के कारण, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। इसमें होता क्या है कि जो पत्तियां है, जो पौधों की पत्तियां है, इन पे छोटे छोटे ना रंध्र पाए जाते हैं, अस्टोमेटा जिसको बोलते हैं। छोटे छोटे क्या छिद्र पाए जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो अतिरिक्त पानी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो अतिरिक्त पानी जाइलम के द्वारा पत्तियों में पहुंचा दिए जाते हैं, वो पानी क्या होता है कि उस रंध्र से बाहर निकल करके उड़ता है, भाप बन के क्या होता है, उड़ता है। रात्रि के समय क्या होगा, सब निकल करके पत्तियों पर आ जाएगा, और जैसे ही सुबह होगा तो ये भाप बन करके उड़ेगा। और जब ये भाप बन करके उड़ेगा तो पत्तियों का जो जल है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, और ये खाली होगा तो आसपास के जल इसका जगह लेने आएगा। फिर ये जो तना है, जाइलम नालिका है, ये जल को क्या करेगा, पत्तियों को भेजने का काम करेगा। इस तरह से वाष्पोत्सर्जन के कारण जल जो है हमेशा ऊपर की ओर उठते रहता है। तो पत्तियों से खाली होगा तो अगल बगल से ले लेगा, फिर जाइलम नालिका जो है वो जमीन से खींच करके इसको देना शुरू करेगा। तो मुख्य कारण क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ही इसका गति ऊपर की ओर होता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जाइलम नालिका में जो जल होता है या जो खनिज लवण होता है उसका गति हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय की प्रति मिनट औसत धड़कन कितनी होती है? वैसे देखा जाए तो नॉर्मली 72 हम कहते हैं। अब देख लीजिए 72 किसके किसके बीच में दिया हुआ है। तो यहां पर सही आंसर हमारा 60 से 100 के बीच होना चाहिए। 60 से 100 के बीच ही 72 आएगा। तो 72 बार लगभग स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं ना, उसका औसतन 1 मिनट में जो हृदय का धड़कन है 72 बार धड़कता है। ठीक, या मतलब नॉर्मली जो होता है 72 बार धड़कता है। पर जब हम कोई गतिविधि करते हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं या कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस समय हमारा हृदय का धड़कन जो है वो बढ़ जाता है। या हम कभी डर गए हैं, शौक हो गए हैं, चौंक गए हैं, तो उस टाइम भी हमारा हृदय का धड़कन जो है वो नॉर्मली से ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा, 100 तक चला जाता है। ठीक, तो लगभग, अच्छा बच्चों का तो ऐसे भी जो हृदय का धड़कन का दर है वो ज्यादा ही रहता है, 80 के पार ही रहता है। जो नॉर्मली वयस्क मनुष्य हैं उनमें औसतन देखा जाता है। औसतन का मतलब बहुत सारे मनुष्यों का हृदय का धड़कन का दर निकाला, फिर सबके संख्या से भाग लगाया, तब जो है 72 के आसपास मिलता है। लेकिन देखा जाए तो 60 से 100 के बीच होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? अच्छा, रक्त के दो घटक हमने पढ़ा, जिसमें ठोस घटक और तरल घटक पढ़ा। रक्त में दो तरह के घटक हैं, कौन कौन से? ठोस घटक और तरल घटक। ठोस घटक में था 45% और तरल घटक में था 55%। तरल घटक में क्या आता है? प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा। अच्छा, पूरे खून का प्लाज्मा जो है वो 55% पाया जाता है, पर प्लाज्मा में पानी जो है ना वो 92% पाया जाता है। प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा है वो 92% पाई जाती है। बाकी 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और ठोस घटक में क्या होते हैं?
ठोस घटक में तीन चीजें आएंगी, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये तीन जो है वो ठोस घटक, और इनको मिलाकर के पूरा होता है 45%। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए पूछा क्या है, प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो 55% होता है, पर एग्जैक्ट शायद 55 दिया नहीं है। पर ये देखिए इसका औसत जब निकालिएगा ना, 50 और 60 का जब औसत निकालिएगा, 2 से भाग लगाइए तो कितना हो गया, 110/2 कट के क्या हो जाएगा, 55। तो 55 जो है इसका सही आंसर, 50 से 60% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए कभी कभी क्या है ना कि बायो में भी मैथ का यूज करना पड़ता है। अक्सर बायो वाले लोग मैथ से डरते हैं, पर मैथ मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैथ कहीं भी आपको पकड़ के रखेगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि आप मैथ को पकड़ लीजिए। मैथ आपको ना पकड़ ले, इसीलिए आप मैथ को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो अगर ये सोच करके बायो ज्यादा पढ़ रहे होंगे कि मैथ से बच जाएंगे, तो मैथ से आप बच नहीं सकते। मैथ तो जीवन में हर जगह अप्लाई होता है लगभग। वो बात अलग है कि हर तरह का मैथ का अप्लाई नहीं होता है, पर जो सामान्य गणित है उसका तो अप्लाई होता ही होता है। जोड़ घटा गुना भाग ये सब तो अप्लाई होता ही होता है। चलिए, तो मैथ से जान नहीं छूटने वाला है। मैथ थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है, ताकि हमारा जो दैनिक कार्य है वो चल सके। चलिए आइए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना था, 40। हृदय में भाल्व का कार्य क्या है। अच्छा, हृदय में भाल्व का कार्य क्या है भाई? भाल्व का काम क्या होता है? भाल्व कहीं भी लगा हुआ रहता है ना, तो भाल्व क्या करता है कि एक ही तरफ गति प्रदान करता है। एक ही तरफ पदार्थ चला तो जाएगा पर वापस नहीं लौट पाएगा। भाल्व का यही काम होता है। भाल्व जो है वो जाने देगा पर आने नहीं देगा ना। देखिए हृदय में हंसिएगा मत ऐसे, अगर बार बार हृदय का फिगर बनाएंगे तो लेट होगा, और लेट होगा तो फिर आप ही चले जाइएगा उठ के कि बहुत टाइम ले रहे हैं फिगरवा बनाने में। तो फिगर बनाने में ज्यादा टाइम ना ले, इसलिए हम जैसे तैसे फिगर बना दे रहे हैं। देखिए यहां पर जब आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, ये कौन सा है, दाया ना, दाया। दाया में आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, तो इसमें आलिंद में भर जाएगा। ये भरेगा ना, तो यहाँ एक भाल्व पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है ट्राइकस्पिड भाल्व, मतलब त्रिकपाट जिसको बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, यानी इसी को हम बोलते हैं त्रिकपाट। त्रिकपाट, कपाट मतलब का भाल्व, और यहाँ पर होता है त्रिकपाट भाल्व। तो त्रिकपाट भाल्व से होकर अशुद्ध रक्त नीलय में आ जाता है, तो भाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा। मतलब उसको आने देगा पर वापस जाने नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद यहां से दाया नीलय संकुचित होकर के अशुद्ध रक्त को कहां भेजेगा, फेफड़ों में भेजेगा। तो यहां पर एक पाइप रहता है भेजने वाला, बाहर निकालने वाला, क्या, धमनी। तो धमनी जो जा रहा है फुफ्फुस के पास, तो इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। तो यहां भी एक भाल्व होता है, यहाँ मुंहों पर एक भाल्व होता है कि जैसे अशुद्ध रक्त उस धमनिया में गया ना, यहाँ पर इस धमनी में आया, तो फिर वापस नहीं आना चाहिए वो, तो इसलिए इस धमनियों में भाल्व होता है, फुफ्फुस धमनियों में भाल्व होता है। ठीक, अच्छा, उसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर शुद्ध रक्त फेफड़ा से आएगा, किससे आएगा, तो फुफ्फुस सिरा से आएगा। फुफ्फुस सिरा से इसे आया, जैसे ये बाया आलिंद है ना, बाया आलिंद, तो बाया आलिंद में शुद्ध रक्त भर गया, भरा, तो यहां पर एक भाल्व पाया जाता है। ये भाल्व, इसको बोलते हैं डाइकस्पिड। डाइकस्पिड यानी ये द्विकपाट है, द्विकपाट। तो जैसे ही बाया आलिंद में शुद्ध रक्त भरा, भरने के बाद ये भाल्व खुलेगा और ये इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद भाल्व बंद हो जाएगा। भाल्व बंद होगा तो इधर से ये संकुचित करके और महाधमनी से भेजेगा। तो महाधमनियों में देखिएगा एगो भाल्व पाया जाएगा, ताकि जो रक्त एक बार भेज दिया गया इधर,
तो फिर वापस रिटर्न ना आ सके, ठीक है ना, तो इसलिए जो है भाल्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है, रक्त को पंप करना नहीं, पंप करने में नहीं, रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकना, रक्त जिधर से गया है उधर आने से रोकने के लिए भाल्व होता है, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। हृदय में भाल्व का कार्य क्या होता है, रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से कहां होता है। तो पौधों के जड़ पत्तियों में, हमने अभी डायग्राम के माध्यम से समझाया था, पौधों के पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र का मतलब जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, इनके छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसके साथ साथ जो अतिरिक्त जल होते हैं ये इधर से ही निकलते हैं, और यही भाप बन के क्या उड़ते हैं, इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ज्यादातर जो पत्तियों के भाग हैं, पत्तियों के जो रंध्र पाए जाते हैं, तो उसी रंध्र के द्वारा निकाले गए पानी जो है बाहर वाष्प बन के उड़ता है वायुमंडल में, उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये क्रिया कहां पर होती है, तो पत्तियों में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है, मानव में रक्त का परिसंचरण कितने प्रकार का होता है। मानव में रक्त का परिसंचरण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे, एक बार ये है, सेव मत समझ लीजिएगा, देखने में एप्पल की तरह है, पर ये हम हृदय बना रहे थे, एप्पल बन गया। कोई बात नहीं भाई, बनेगा बनेगा, हृदय भी बनेगा। ई देखिए, चार गो चेंबर बना रहे हैं, हंसीएगा मत, ठीक। यहां पर इस तरह से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त इसमें आया, ठीक, और फिर यहां से फेफड़े में भेज दिया गया, और यहां से आएगा फेफड़ा से शुद्ध रक्त आएगा, इसमें दोनों फेफड़ा से आएगा, इन्हों से पीछुओं से एगो में जुड़ल रहता है, इसमें जुड़ा हुआ रहता है, पीछे से एगो जुड़ल रहेगा, इन्हें दोनों फेफड़ा से आएगा शुद्ध रक्त, ठीक। उसी तरह से इन्हों से आएगा अशुद्ध रक्त, पीछे पीछे आके इसमें 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 खुलेगा, वो भी उधर से आके इसमें, ठीक। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, खून आ रहा है, खून आ रहा है, और खून जा रहा है। एगो यहां से निकलेगा, यह में से ऐसे ऐसे निकलेगा, यही में से अनेर कनेक्शन ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो एक बार क्या होता है कि शरीर से आएगा, फिर फेफड़ा में जाएगा, ठीक, फिर फेफड़ा से आएगा, फिर शरीर में जाएगा, इस तरह से दो बार परिसंचरण होता है, जिसे दोहरा परिसंचरण के नाम से भी जानते हैं। तो समझ गए कितना प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक बार क्या कि शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा हृदय में, फिर उसको फेफड़ा में भेजा जाएगा, फेफड़ा से शुद्ध होकर फिर आएगा हृदय में, फिर उसको शरीर में भेज दिया जाएगा, मतलब दोहरा परिसंचरण इसी को कहते हैं, दो बार होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त होता है। तो यही बात भाई याद रखिएगा, अपवाद हो गया, फुफ्फुसीय लग गया ना, शिरा में कौन सा होता है, शिरा में ऐसे अशुद्ध होता है ना, लेकिन इसमें क्या फुफ्फुसीय लग गया, तो फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध होगा, कौन सा, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब O2 वाला, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला रक्त क्या बोलता है कि ऑक्सीजन युक्त, फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन युक्त। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 44 देखिए, कहता है पौधों में जाइलम की वाहिनियां मुख्य रूप से बनी होती है किसकी। तो ज्यादातर जाइलम में मृत कोशिका होता है, एक ही तो जीवित होता है, वो भी बहुत कम मात्रा में होता है, ज्यादातर मृत कोशिका होती है इसमें। हमने बताया था कि जाइलम परेनकाइमा जो है वो सिर्फ जीवित होती है, बाकी सब मृत। जाइलम पैरेनकाइमा, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सब के सब मृत थे, तो ज्यादातर मृत कोशिका होती है, इसीलिए इसको हम मृत ऊतकों में ही शामिल करते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा भी बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसलिए पौधों में जाइलम की वाहिनियां जो होती है ना, मुख्य रूप से बनी होती है मृत कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक। वो तीन और तरह की कोशिकाएं होती है, जिसमें जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स,
ट्रैकिड्स और वाहिकाएं, ट्रैकिड्स एंड वाहिकाएं, ये चार प्रकार की कोशिकाएं होती है ना इसमें। तो ये तीन के तीन होते हैं मृत कोशिका, मरे हुए, और एक जो है वो जीवित है। तो एक जीवित है वो भी बहुत कम मात्रा में है, ठीक। तो इसलिए ज्यादातर जो कोशिकाएं होती है वो मृत कोशिका से बनी होती है, ठीक। सही आंसर हो जाएगा मृत कोशिका। चलिए अगला देखिए, कहता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया नाम का रोग। क्या? एनीमिया। एनीमिया, इसी को हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता। एनीमिया को ही क्या कहते हैं? रक्ताल्पता। इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन जिस खनिज की सहायता से बनता है वो है आयरन, ठीक है। आयरन की कमी हो जाती है हमारे भोजन में, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम मात्रा में बनता है। और जब हीमोग्लोबिन कम मात्रा में बनेगा तो फिर क्या होगा, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं है ना, उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। आपको पता है ना कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। अब सोचिए कि हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो फिर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, और ऊर्जा नहीं बनेगा तो सुस्ती आएगा, शरीर में कमजोरी महसूस होगा। तो इसी को हम कहते हैं रक्त अल्पता। इस एनीमिया बीमारी में हमें जो आयरन रिच फूड होता है, जैसे पालक हो गया, या फिर क्या बोलते हैं पत्ता गोभी हो गया, हरे साग सब्जियों खाने की ज्यादा सलाह दी जाती है, या फिर अलग से आयरन की गोली भी दी जाती है। तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण क्या होता है? रक्त अल्पता या एनीमिया जिसको बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लसिका तंत्र रक्त तंत्र से कैसे भिन्न है। लसिका तंत्र रक्त तंत्र से अलग क्यों है? क्योंकि ये केवल ऊतकों में द्रव ले जाता है, सिर्फ ऊतकों में द्रव ले जाता है ये। बाकी रक्त तंत्र जो है वो हर जगह, शरीर के हर एक कोशिकाओं के अंदर, शरीर के हर अंगों के अंदर रक्त ले जाने का काम करती है। पर लसिका जो है लसिका यह सिर्फ ऊतकों में द्रव ले जाने का काम करती है। तो ये अंतर है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। हमने बताया था, इसका चर्चा जो है किया था हमने कि 120 बटा में 80 mm Hg, मतलब 120 बटा में 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। और ये वाला जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे वाला क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। तो याद रखिएगा 120 बटा में 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है सामान्य रक्त दाब। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटा होता है। बताइए बताइए, हमने 2-3 बार चर्चा किया है उस चीज का। तो हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटा होता है? सबसे मोटा यानी सबसे ज्यादा काम उसको करना पड़ता है, सबसे हाई प्रेशर से जो है वो रक्त को पंप करना पड़ता है पूरे शरीर में। और ऐसा काम तो एक ही कर सकता था, कौन? बताइए वो कौन? वो था डॉन, वो था डॉन, हृदय का डॉन। कौन सा? ये था बाया नीलय। क्या था? बाया नीलय। यही तो जोर से, यही वाला जोर से क्या कर रहा था? रक्त को पूरे शरीर में पंप करके भेज रहा था, नीचे ऊपर अगल बगल हर जगह। तो इसीलिए इसकी दीवारें क्या थी? बहुत ज्यादा मोटी थी, क्योंकि इसको पूरे शरीर में भेजना है ना, नीचे ऊपर, चढ़ाई पर भी भेजना है, ढलान पर भी भेजना है। तो इसकी दीवारें अगर मोटी नहीं रहेगी तो फिर ये हाई प्रेशर से कैसे रक्त को पूरे शरीर में भेज पाएगी। तो जो हृदय का सबसे मोटा वाला भाग होता है वो होता है बाया निलय वाला। बाया निलय क्या करता है? शुद्ध रक्त को
पूरे शरीर में, ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल हर जगह भेजने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए जो बाया नीलय होता है ना, बाया नीलय की दीवारें काफी मोटी होती है, हृदय के सभी भागों से मोटी होती है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, कर भला तो भला। देखिए, कहता है मानव में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? 17वीं सदी में, 17वीं सदी में जो है विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। 17वीं सदी में कौन? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो ये था आज का हमारा परिसंचरण तंत्र का एमसीक्यू, जिसका हमने फुल डिस्कस किया। और आप लोग यहां तक आए, पूरा वीडियो को देखा, तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और जब आप कभी टेस्ट लगाने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो कभी अगर मौका मिले तो ट्राई कीजिएगा। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल देखना ही नहीं दूसरा ऑब्जेक्टिव, देखिए खुद को जांचने के लिए, खुद को आंकने के लिए कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा, और वो जो हमने सीखा वो कहीं काम का है भी कि नहीं है। तो इसका जांच कैसे होगा? जब आप कहीं देखेंगे किताब में या फिर गेस में, गाइड में कहीं ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अगर उसको आप सोल्व कर पाते हैं और रिलेट कर पाते हैं कि हमने वीडियो में देखा था, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो आज का यह वीडियो इतना ही था, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ने वाले, जिसमें खास करके हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।